तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। अब हम करने वाले हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आपका पहला लेक्चर मैंने डाल दिया है। अब दूसरा लेक्चर आने वाला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स का। आज ख़त्म करके देंगे आज इसे। तो आज हम शुरू करते हैं। आपका शुरू होने वाला है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो शुरू करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस को पढ़ते हैं से। मैं चेक कर लेता हूँ कि आपका सही आ रहेगा फोटो। हाँ, दिख रहा है ढंग से। एक बार से प्लस करके जूम करके देख लेते हैं। तो ये रख लेता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं। फिर सबसे पहले बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो आपके पास 4 आउट ब्रीडिंग डिवाइस दे रखे हैं उस सिलेबस के अंदर, तो आपको पढ़नी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें लिख रहा है कि ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट कैसे होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। तो आपको अब लग रहा होगा सर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स का मतलब होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है, ये वाली बात है। तो यहाँ लिख सकते हो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, और पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और पॉलन ग्रेन्स जो है लाइकली ये होता है कि वो कॉन्टैक्ट में आते हैं सेम फ्लावर के साथ। लेकिन क्या होता है कि जब सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू कराते हैं, इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांस है। इसी वजह से फ्लावरिंग प्लांट जो है उनमें डेवलप हो रखे हैं बहुत सारे डिवाइस इस तरह के डेवलप हो रखे हैं, ताकि आपका सेल्फ पॉलिनेशन कम से कम हो, और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रेज कराने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन कम कराने के लिए आपने आर्बन डिवाइस बना दिए। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज नहीं होते इस केस में। तो पहला स्टेप ये है कि आपका क्या कौन कौन से आउटब्रेड डिवाइस हैं। तो पहली बात तो ये होता है कि कुछ स्पीशीज़ होते हैं ना, उसमें पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जो सिंक्रोनाइज नहीं होते। Either the pollen is released before the stigma become receptive, और stigma become receptive much before the release of pollen। तो ये जो सिंक्रनी है ना, कि pollen रिलीज के बीच में स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच में अगर सिंक्रनी रहेगी तो 100% सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांस है। लेकिन अगर सिंक्रनी नहीं रहेगी तो आपका 100% क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा फिर तो, अगर सिंक्रनी नहीं रहेगी तो, ये वाली बात है। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस कर लेते हैं। आपका यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है। कुछ कंडीशंस करते हैं इस चीज़ को हम फॉलो करने के लिए, ये वाली बात है। तो छोटा कर लेता हूँ उसको, फोटो को, यूँ बस ये सही है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो अगर पॉलन को रिलीज करवाते हैं, स्टिग्मा रिसेप्टर बनाते हैं, स्टिग्मा रिसेप्टर हो सकता है, मतलब ये वाली बात है। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, एंथर स्टिग्मा अलग अलग पोजिशंस पे होते हैं। तो पहला आपका जो आउटपुट डिवाइस ये हो गया कि पॉलन रिलीज को स्टिग्मा रिसेप्टिविटी को सिंक्राइज ना करा के, उनकी सिंक्रनी को कम है, ज़्यादा पॉलन को स्टिग्मा से पहले रिलीज करवा दें, स्टिग्मा के रिसेप्टर होने से पहले, या स्टिग्मा रिसेप्टर हो जाए पॉलन के रिलीज होने से पहले। तो दोनों का एक टाइम पे अगर होंगे तो दिक्कत हो सकती है, आपका चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन की, ना क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये वेज है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन कैसे बढ़ाएं। कोई स्पीशीज़ में एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं, सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्या होता है, कोई स्पीशीज़ में एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं ना, वो अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं, ताकि पॉलन जो है वो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में ना आ पाए सेम फ्लावर के, ठीक है, सेम फ्लावर के। इसी वजह से आपके अलग अलग पोजीशंस पे आपके एंथर स्टिग्मा प्लेस होते हैं, सो दैट पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ज़्यादा कि वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा कॉन्टैक्ट में ना आए। इसी वजह से आपके पोजीशंस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, इस तरीके से। तो दूसरा पॉइंट आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया, इस तरीके से एग्जाम में लिख के आओगे, 100% एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगैमी, दोनों डिवाइस ये ऑटोगैमी प्रिवेंट कर रही हैं। ऑटोगैमी के चांस दो ही तरीके से होते हैं, या तो सिंक्रनी हो तो सिंक्रनी हटा दो, या तो सिंक्रनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरीका है कि पोजीशन भी डिफरेंट कर दो, तो ये वाली बात है। थर्ड डिवाइस जो है वो है इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने का, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होती है जिसमें क्या होता है, आपका सेल्फ पॉलन को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ पॉलन को प्रिवेंट करती है और फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, मतलब वो जो एक तरीके से जेनेटिक मैकेनिज्म होती है, जिससे कि सेम फ्लावर का या दूसरे फ्लावर सेम प्लांट के, या तो वो सेम फ्लावर का होगा या दूसरे फ्लावर्स होंगे सेम प्लांट के, वो जेनेटिक मैकेनिज्म होती है जिससे कि सेल्फ पॉलन प्रिवेंट होता है, कि वो ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। कैसे कि वो पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं, पॉलन ट्यूब ग्रोथ पिस्टल के अंदर इनहिबिट करते हैं। दूसरा डिवाइस ये है क्या,
कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करें। यूनिसेक्सुअल फ्लावर से क्या होगा, बोथ मेल और फीमेल गेम फ्लावर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक कैस्ट ऑफ मेज में क्या होता है कि आपका मेल वाला पार्ट भी इस पे ही होता है और फीमेल वाला पार्ट भी इस तरीके से होता है, इस तरीके से, किसमें, कैस्टर में, मेज में। इसी वजह से आपका ये मोनोशियस कंडीशन है। जब सेम प्लांट पे अगर मेल और फीमेल वाला पार्ट होगा उसे मोनोशियस बोलेंगे। इससे आपकी ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाती है, लेकिन जिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी ना। जिटोनोगेमी तो हो जाएगी सेम प्लांट में, ये वजह बात है। लेकिन कुछ स्पीशीज है पपाया की जो स्पीशीज होती है ना, मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट पे होते हैं, मतलब वो इसी वजह से वो डायशियस होते हैं। डायशियस का मतलब ये है कि मेल अलग प्लांट पे है, फीमेल अलग प्लांट पे है, इसी को हम डायशियस बोलते हैं। ये कंडीशन प्रिवेंट करती है आपकी ऑटोगेमी को भी और जिटोनोगेमी को भी, इस तरीके से। तो आपके 4 आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं। पहला डिवाइस ये है कि आपका सिंक्रनी को हटा दो, कि सिंक्रनी जो है पोलन रिलीज के बीच में, स्टेम सेपरेटिव के बीच में, वो सिंक्रनी हटा दो। दूसरा तरीका ये है कि दोनों की पोजिशंस अलग अलग कर दो ताकि वो फर्टिलाइज ना हो पाए। तीसरी कंडीशन जेनेटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है, जो कि जेनेटिक मैकेनिज्म होती है, जो कि ताकि सेल पोलन हमारे ओवल को फर्टिलाइज ना कर पाए, ठीक है। सेल पोलन आ गया, खुद का पोलन आ रहा है तो वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा। चौथा तरीका ये है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को बनाए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एज एग्जाम्पल आपका पपाया होता है, तो उसमें दोनों प्रिवेंट हो जाएगी, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी, जिटोनोगेमी में। लेकिन अब कैस्टर में, मेज में क्या होता है, ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी लेकिन जिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी, क्योंकि कैस्टर और मेज में क्या होता है कि एक ही प्लांट में 2 अलग अलग फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल के, इस तरीके से आपका। अब यहाँ से चालू होता है पोलन पेस्टिक इंटरेक्शन, ठीक है। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। पोलन जो है वो गारंटी नहीं करता कि राइट टाइप ऑफ पोलन आए, कंपेटिबल पोलन ऑफ सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा, ठीक है, कि स्टिग्मा के जो जिस स्पीशीज की है उसी स्पीशीज का पोलन आए। पॉलिनेशन गारंटी नहीं करता, कभी कभी रॉन्ग टाइप का पोलन आ जाता है, दूसरे स्पीशीज से आया था, या सेम प्लांट के, ठीक है, जो कि सेल्फ इनकम्पेटिबल है। या तो हो सकता है कि दूसरे स्पीशीज से पोलन आ जाए, या वो ऐसा हो सकता है सेल्फ इनकम्पेटिबल हो। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म होती है जिससे कि जो आपका स्टिग्मा जो है वो उन पोलन जो कि सेल्फ पोलन है उनको पोलन ट्यूब ग्रोथ करवाता ही नहीं है, ताकि क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़े। ये आपके आउटपुट डिवाइस में आता है। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। पिस्टल के अंदर काबिलियत होती है पोलन को रिकॉग्नाइज करने की, कौन रॉन्ग टाइप का है, कौन राइट टाइप का है। चाहे वो राइट टाइप का हो, राइट टाइप को हम बोलते हैं कंपेटिबल है, और रॉन्ग टाइप को बोलते हैं इनकम्पेटिबल। रॉन्ग टाइप में 2 पोर्शन है, क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटिबल भी हो सकता है और दूसरी स्पीशीज से आया है, तो वो वाली बात है। इफ इट इज द राइट टाइप, अगर राइट टाइप का तो पिस्टल एक्सेप्ट करेगा, पोलन को प्रमोट करेगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, ये लिख रहा है। लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ तो प्रिवेंट करेगा इस तरीके से, ठीक है, ये वाली बात है। फर्टिलाइजेशन होगा, और पॉलन अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो पिस्टल रिजेक्ट करेगा उसको और पॉलन जनरेशन को प्रिवेंट करेगा, स्टिग्मा और पॉलन ट्यूब को की ग्रोथ को। पहली बात तो पॉलन ट्यूब ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, तो पॉलन जर्मिनेशन भी नहीं हो पाएगा स्टिग्मा पे, और फिर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो अगर राइट टाइप का होगा तभी आगे फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो इस तरीके से इसी इंट्रैक्शंस को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ये पिस्टल के अंदर काबिलियत जो होती है ना रिकॉग्नाइज द पोलन को रिकॉग्नाइज करने की, फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन करेगा कि आएगा कौन, अंदर आएगा कौन, नहीं आएगा। ये एक कंटिन्यूस डायलॉग चलता है किसके बीच में, पोलन ग्रेन पिस्टल के बीच में। मतलब एक तरीके से सोचो कि पोलन ग्रेन यहाँ पे और पिस्टल यहाँ पे है और डायलॉग कर रहे हैं। पोलन ग्रेन बोल रहा है मैं आ जाऊँ क्या, तो पिस्टल बोल रहा है कि तुम राइट टाइप के हो, हाँ राइट टाइप का हो, हाँ आ जाओ फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। और अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ, क्या मैं आ जाऊँगा, नहीं नहीं नहीं, तो रॉन्ग टाइप के हो। तो इस तरीके से आपका इंट्रैक्शन चलते हैं। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट होते हैं पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। ये केमिकल कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं, ये जो करती हैं, केमिकल नेचर होता है। बॉटनी से एंड में क्या है कि सम ऑफ द पोलन एट पिस्टल कंपोनेंट इंटरेक्शंस लीडिंग टू रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, कि ये रिसेंट ईयर्स में बॉटनिस्ट से एबल एंड पे क्या है कि कुछ पोलन और पिस्टल कंपोनेंट हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन है, जिससे कि रिकॉग्निशन होता है कि एक्सेप्टेंस होगा, रिएक्शन होगा, इस तरीके से आपका हो जाता है। इस तरीके से ये वाला पार्ट दे रखा है, वैसे पढ़ लेते हैं, ऊपर डायग्राम देखेंगे। As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube. अगर compatible होगा तो pollen grain germinate करेगा, pollen tube की growth होगी थ्रू वन ऑफ द germ pore। पता है वो germ pore क्या होता है, जहाँ स्पोर pollen नहीं होता germ pore होता है। वहाँ से कंटेंट आएंगे, pollen grain के मूव इनटू द, मूव कहाँ पे मूव करेंगे, pollen tube में मूव करेंगे। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के टिश्यूज से मूव करेगा और स्टाइल फिर टिश्यूज से और फिर ओवरी तक पहुंचेगा पोलन ट्यूब जो है। यू विल रिकॉल कि पोलन ग्रेन जो है शेड होते हैं 2 सेल कंडीशन में, 60% एंजियोस्पर्म्स है 2 सेल कंडीशन में, और रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें आपके 3 सेल कंडीशन होता है। उसमें आपकी जो जेनेटिक सेल होती है पहले से 2 मेल गैमेट तैयार कर लेती है इस तरीके से। तो 2 सेल कंडीशन कौन सी, वेजिटेटिव सेल, जेनेटिक सेल। इन प्लांट में क्या होता है, जेनेटिक सेल डिवाइड होती है और 2 मेल गैमेट बना लेती है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा।
ठीक है। इन प्लांट में क्या होता है, जो 2 सेल वाले होते हैं उनमें जेनेटिक सेल डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट बनाती है। जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ चल रही होती है ना स्टिग्मा में, ये जब पोलन ट्यूब ग्रोथ कर रहा है, तो ये जो आपके जो जो 2 सेल स्टेज में ट्रांसफर होते हैं, फिर यहाँ से आते आते पोलन ट्यूब ग्रोथ चलती है, वहाँ पे जेनेटिक सेल अपने आप को क्या करती है, डिवाइड कर लेती है 2 मेल गैमेट में। अब मैं डायग्राम में बताया था आपको, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ प्लांट 3 सेल कंडीशन में करते हैं, पोलन ट्यूब करेगा 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब जो 3 सेल कंडीशन में आ रहे हैं ना, उनमें पोलन ट्यूब पहले से 2 मेल गैमेट आ रहे हैं बिगिनिंग से। मैं बताया था आपको कैसे हो रहा है। इसमें इस टाइम समझाया था कि कुछ तो आपके 2 सेल स्टेज में होते हैं, कुछ आपके 3 सेल स्टेज में ट्रांसफर होते हैं। तो आपको बताया था डायग्राम के बेसिस पे कैसे कैसे होता है कंडीशंस में। तो ये हो रहा कि यार ये 2 मेल गैमेट डायरेक्टली जा रहे हैं यहाँ पे, तो 2 मेल गैमेट, लेकिन यहाँ पे जो 2 मेल गैमेट बन रहे हैं ना, अंदर जब पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है तब जो जाके हमारे पास 2 मेल गैमेट बन रहे हैं। इस तरीके से ये बता रखी है आपके एनसीईआरटी में, इस तरीके से, ठीक है। अब पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। अब पोलन ट्यूब जो है आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब ओवरी तक पहुंचेगा तो ओव्यूल में एंटर करेगा थ्रू माइक्रोपाइल रीजन। क्वेश्चन आएगा कौन से रीजन से, ये तो चलाजल वाला एंड है और ये नीचे वाला जो एंड है वो माइक्रोपाइल वाला एंड है, तो माइक्रोपाइल वाले एंड से ये पोलन ट्यूब जाएगा इस तरीके से आगे, ठीक है। फिर क्या करेगा, एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जेट्स, और उनमें से 2 सिनर्जेट्स होती हैं, उनमें एक सिनर्जेट में एंटर करेगा, किसके थ्रू, फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू एंटर करेगा। फिलीफॉर्म अपरेटस एक तरीके से अपरेटस का काम ही होता है पोलन ट्यूब की एंट्री को, पोलन ट्यूब की एंट्री करवाना, मतलब पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, कि अंदर गाइड की तरह काम करता है कि आप जाते हो तो गाइड करते हो, तो ऐसी फिलीफॉर्म अपरेटस है। बहुत सारे रिसेंट ईयर्स में ये पाया गया कि फिलीफॉर्म अपरेटस का काम जो है ना, वो आपका फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइल वाले रीजन में होता है। माइक्रोपाइल वाले रीजन पे होता है, जो कि एक तरीके से सिनेड के माइक्रोपाइल वाले रीजन पे होता है, जो गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। दोनों ही सिनेड्स में क्या होता है, आपका फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, जिसका काम होता है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। तो बेसिकली जर्मपोर तो क्या करता है, पोलन ट्यूब निकालता है, बल्कि ये जो आपका फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, एंट्री को गाइड करता है, गाइड के लिए काम करता है, एंट्री हो पाए इसे। ये जो इवेंट है ना, फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑफ द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, इन्हें बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यही सब चलते हैं, इन्हें इंटरेक्शन बोलते हैं। ये आपका डायग्राम है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का। ये भैया पहले तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे बहुत सारे पोलन गेंस आएंगे, कुछ ही अंदर आ पाएंगे, जो आपके राइट टाइप के होंगे वही अंदर आ पाएंगे। तो पहले तो क्या हुआ, एक्सेप्टेड रिएक्शन का मामला चला, फिर जाके वो स्टिग्मा पर पहुंचा, फिर स्टाइल तक पहुंचा, फिर जाके वो माइक्रोपाइल रीजन पर पहुंचा, और ठीक है, ये वाली बात है, इस तरीके से है ना, ये वाली बात है, ठीक है। एज पॉइंटेड अर्लियर, पोलन पेस्टिसाइड इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन होगा, फिर प्रमोशन इनिबिशन होगा पोलन का। नॉलेज इसी एरिया में नॉलेज प्लांट बिल्डर गेन करते हैं, ताकि वो क्या कर पाएँ, अपने डिजायर्ड हाइब्रिड बना पाएँ, ठीक है। इसी एरिया में जो प्लांट ब्रीडर नॉलेज गेन करते हैं, ताकि वो पोलन पेस्ट इंटरेक्शन को की हेल्प से इवन इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन में भी अपने डिजायर्ड हैबिट करते हैं। तो इसी हम देखते हैं कि कैसे वो डिजायर्ड हैबिट बना पाते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं ये फार्मर्स वगैरह। पहले हम देख लेते हैं कैसे। तो ये जो आपके डायग्राम दे रखे हैं बहुत ही शानदार डायग्राम दे रखे हैं। ये डायग्राम जो है ना वो किसके हैं, वो डायग्राम जो है ना, ये वाले डायग्राम जो है आपके ये वाले डायग्राम जो है वो आपके हैं बेसिकली ये वाला डायग्राम जो है ना वो आपके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में जर्मिनेट करते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, इस स्टिग्मा में जर्मिनेट कर रहे हैं, और पोलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, ये वो स्टाइल के थ्रू ग्रो कर रहे हैं, तो ये स्टाइल के अंदर जा रहे हैं। तो पोलन ये सब पोलन ट्यूब्स ही हैं, स्टाइल के अंदर जा रही हैं, देखो देख रहे हो ना कितनी मस्त दिख रही हैं। तो इस तरीके से दिखती हैं माइक्रोस्कोप में। ऐसे यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा जो सी वाला ये है लेटेस्ट शोइंग पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। अगर क्वेश्चन आ गया कि बढ़िया पोलन ट्यूब ग्रोथ पाथ होता ही है, तो ये डायग्राम बना के आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पूरा पोलन पेस्ट इंटरेक्शन दिखा रखा है यहाँ पे, कि ये पहले पोलन रिकॉग्निशन होगा राइट टाइप का, रॉन्ग टाइप का, फिर जाके ये पोलन ट्यूब निकली लंबी सी बड़ी सी निकली, और फिर यहाँ पे ये इस वाले एंड पे सिनेड वाले एंड पे जाएगी, ठीक है। ये वाले दो पोलन न्यूक्लिया हैं, ये आपका एक्सेल है, ये आपका सिनेड है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं। ये एंटीपोडल सेल है ऊपर वाली, ठीक है। ये वाली बात है कंडीशंस में इस तरीके से पोलन ट्यूब आई। अब ये तो आपका पोलन ट्यूब ग्रोथ शो कर रहा है। अब क्या एंटर करेगी, तो मेल गैमेट बनेंगे, वैटेड न्यूक्लियस पे 2 मेल गैमेट बनेंगे। ये फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स की तरह काम कर रहा है, ये सिनेड है। और ये जो बड़ी बड़ी सी दिख रही है ना आपको, ये वैक्यूल है, ठीक है। ये वैक्यूल दिखती हैं, वैक्यूल होती हैं, ठीक है। ये एग न्यूक्लियस दिख रहा है, ये आपको पूरा सेंट्रल सेल दिख रही है। ये मेम्ब्रेन दिख रही है ना तीनों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। इस तरीके से आप लेवल करने को आ सकता है। फिर जाके ये तरीके से 2 मिल गैमेट निकलते हैं, फिर आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक मिल गैमेट तो जाता है आपके पोलन न्यूक्लिया के पास, और एक मिल गैमेट आपका जाता है कहाँ पे, एक्स सेल के पास, तब जाके डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे आपका पहले तो इनलार्ज वो दिखा रखा है आपका एग अपरेटस का, शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, कि पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है सिनेड के अंदर। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट, कि मेल गैमेट का डिस्चार्ज हो रहा है सिनेड में, मूवमेंट हो रहे हैं स्पर्म्स का, स्पर्म्स दिखा रखा है, वो मेल गैमेट को स्पर्म्स ही बोल दिया यहाँ पे।
वन इनटू द एग एंड अदर इनटू सेंट्रल सेल। एक तो एग में जाएगी, एग में जाके बनाएगी भैया है ना, और एक जाएगी सेंट्रल सेल में होकर ट्रिप्लॉइड कुछ बनाएगी, ट्रिप्लॉइड 3n नीचे का 2n नीचे का जाइगोट बनाएगी और 3n नीचे का बनाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखा है कि आपको स्टडी करनी है पॉलन जर्मिनेशन की, कुछ पॉलन ग्रेन्स डस्ट करने हैं आपको, जैसे पी के, जिक पी के, क्रोटोलिया के, बालसम के, इनकी स्टडी करना। आप शुगर सोल्यूशन लेना 10% स्लाइड पे, इस तरीके से आफ्टर 15 से 30 मिनट के बाद आपको स्लाइड को ऑब्जर्व करना है लो पावर लेंस में। आप देखोगे पॉलन ट्यूब्स पॉलन ग्रेन से निकलेंगी, मतलब पॉलन ट्यूब्स दिखेंगी ऐसे निकलती हुई, देखो ये आप इन्हें देखना, मतलब माइक्रोस्कोप से आपको दिखेंगी, बहुत अच्छी दिखती हैं भैया, दिखती हैं आपको, कोई चीज़ हो रही है तो दिखेगी, सही बात है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इससे हर साल सवाल आता है इस वाले पार्ट से, हर साल, चाहे वो कोई भी पेपर हो, इस वाले सेक्शन से छोड़ देते हैं अच्छे, और हर साल सवाल आएगा इससे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला। पहले देखते हैं कि ब्रीडर जो इंटरेस्ट होता है वो उसका इंटरेस्ट ही है कि अलग अलग स्पीशीज़ को क्रॉस करवाने में उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो चाहता है क्या, ऑफन जेनेरा को क्रॉस कराता है, वो स्पीशीज़ को क्रॉस कराता है, ताकि उसे क्या मिल पाए, डिज़ायरेबल करेक्टर मिल पाए, वो करेक्टर मिल पाए जो वो चाहता है। वो चाहता है ये करेक्टर होने चाहिए, तो इसलिए वो करेगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करेगा, ताकि वो क्या करे, कमर्शियली सुपीरियर वैरायटी बना पाए। सुपीरियर बनाएगा तो मार्केट में बिकेंगी, मार्केट में बिकेंगी तो उसे फ़ायदा होगा। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है एक तरीके से मेजर अप्रोच होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का मेजर अप्रोच है। इन क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंट होता है कि ओनली द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन, की खाली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स यूज हो पॉलिनेशन के लिए। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन होता है ना, इसमें होता है कि डिजायर पॉलन ग्रेन, मतलब मुझे पॉलन ग्रेन मैंने डिजायर कर लिया, और पॉलन ग्रेन कहाँ स्टोर रहते हैं, पॉलन बैंक होती है ना, पड़ा हुआ पॉलन ग्रेन, तो पॉलन बैंक होती है, आपने डिजायर पॉलन ग्रेन लिया और पॉलिनेशन करवा दिया, है ना। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन, और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कंटेमिनेशन से। वही स्टिग्मा को मतलब बटर पेपर से ढक देते हैं इस तरीके से, ताकि अनवांटेड पॉलन बाहर से कोई अनवांटेड पॉलन ना आ पाए, ठीक है, ये वाली बात है। इसी वजह से हम अचीव करते हैं किसके थ्रू, इमास्कुलेशन के थ्रू, बैगिंग के थ्रू। तो इसमें से 3 स्टेप है, एक तो इमास्कुलेशन, एक बैगिंग और रीबैगिंग। होता क्या है, ये वाला जो सेक्शन दे रखा है ना, ये वाला जो पार्ट दे रखा है, वो दे रखा है अगर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं तब हमें इमास्कुलेशन चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है आपका बैगिंग चाहिए होता है, रीबैगिंग चाहिए होता है। अगर फीमेल पेरेंट में क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहीसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फाइबर। इमास्कुलेशन करना मतलब बेसिकली क्या होता है कि एंथर को रिमूव कर देना फ्लावर बड से एंथर के डिहीसेंस होने से पहले ही। एंथर डिहीसेंस होगा तो एंथर के डिहीसेंस होने से पहले ही एंथर को रिमूव कर दो। एक फॉर्सेप्स की पेयर ले लो, उसे रिमूव कर दो फॉर्सेप्स से या कैंची वैची से, कोई भी फॉर्सेप्स दे रखा है इसमें, उससे इमास्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इमास्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं उन्हें फिर आपको बैग से कवर करना पड़ेगा, छोटे साइज का, जनरली जो बटर पेपर का बना होता है, ताकि आपका स्टिग्मा क्या ना हो, कंटेमिनेट ना हो, अनवांटेड पॉलन ना आ जाए। इसी वजह से हम बैगिंग करते हैं, ठीक है। बैगिंग क्यों करते हैं, आ गया, बैगिंग इसलिए करते हैं ताकि कॉन्टेमिनेशन ना हो स्टिग्मा का अनवांटेड पॉलन से। जब स्टिग्मा बैग फ्लावर का रिसेप्टिविटी अटेन कर लेगा तो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जो हैं कलेक्ट कर लेते हैं, एंथ्रो मेल पेरेंट से किसी मेल पेरेंट का एंथर लिया, उससे मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर लिए और फिर स्टिग्मा में डाल दिए। जब स्टिग्मा को रिसेप्टिव होने दो, छोड़ दे, बैगिंग कर ले तो स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, और फिर स्टिग्मा को डस्ट कर देंगे, फ्लावर्स को फिर से रीबैग कर देंगे और फ्रूट्स और को डेवलप करना अलाउ करेंगे। इस तरीके से 3 पार्ट हैं, इसमें मास्कुलेशन करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं, फिर रीबैगिंग करते हैं। भैया जब स्टिग्मा जो है अपने रिसेप्टिविटी अटेन कर लेता है ना, तो फिर मैच्योर पॉलन ग्रेन को मेल पेरेंट के अंदर से निकालते हैं, फिर स्टिग्मा डस्ट करते हैं इस तरीके से। डस्ट कर देंगे तो फ्लावर्स को फिर से रीबैक कर देंगे और फ्रूट्स को डेवलप होना चालू कर देंगे। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे आपके तो क्या होगा, कोई नीड नहीं है मास्कुलेशन करने की। फीमेल फ्लावर वर्ड को यूनिसेक्शन में तो कोई नीड है नहीं मास्कुलेशन करने की। कोई मास्कुलेशन करना मतलब ही क्या होता है, एंथर का रिमूव करना है, लेकिन अगर एंथर ही नहीं है तो मास्कुलेशन की जरूरत है नहीं है। तो फ्लावर वर्ड जो फीमेल फ्लावर वर्ड होती हैं बैग होती हैं बिफोर द फ्लावर्स ओपन, फ्लावर्स के ओपन होने से पहले ही बैग कर दिया जाता है फीमेल फ्लावर बर्ड्स को कि भैया फ्लावर के ओपन होने से पहले बैगिंग कर दो बटर पेपर से, ठीक है। स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो पॉलिनेशन कैरिड करते हैं, डिजायर पॉलन लाते हैं, रीबैगिंग करते हैं, फिर रीबैगिंग करते हैं, फिर आपका पहले तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, बैगिंग करते हैं फिर रीबैगिंग करते हैं, तो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है। इस तरीके से ये वाली बात है, पॉलिनेशन कैरी करते हैं। तो ये आपके 2 पार्ट दे रखे हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का। तो हर साल सवाल आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन टेक्निक से कि क्या क्या इसकी यूज़ है। तो इसके यूज़ और देख लो कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के यूज़ आए कि यूज़ क्या होते हैं। पहली बात तो हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 3 डाइवर्सिटी दे रखी है, सब डाइवर्सिटी बढ़ाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पेशली बढ़ाता है ये। दूसरी देखें तो ये प्रमोट करता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस को, भैया आपका रिप्रोडक्टिव सक्सेस को प्रमोट करता है। यहाँ तक कि अपने करेक्टर डाल सकते हैं, डिजायरेबल करेक्टर डाल सकते हैं,
ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, इससे एडवांटेज इतने आर्टिफिशियल एडाप्टेशन, यहाँ तक कि जो क्रॉप ब्रीडर है जो उगा रहा है उसे एडवांटेज मिल रहा है कि अपने डिजायर करेक्टर ला पा रहा है वो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है आर्टिफिशियल एडाप्टेशन का। बहुत क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम बहुत चल रहा है आजकल तो, ठीक है, इस तरीके से आपका चल रहा है ना। ये अब देखते हैं आगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नहीं है डायग्राम से, डबल फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि, है ना, आपके जो ये एम्ब्रियो सैक है ना, होता क्या है, पोलम पेस्टे इंटरेक्शन हो गया। अब जब ये स्ट्रैंड में एंटर कर जाते हैं दो मेल गैमेट, तो होता क्या है कि एक स्ट्रैंड डिजाइन हो जाता है। तो अब क्या होता है, एक मेल गैमेट तो क्या होता है आपके चाहता है एक्स सेल के पास, जिसे बोलते हैं सिनगैमी बोलते हैं इस चीज़ को, और एक मेल गैमेट जाता है आपके पोलर न्यूक्लिया, दो पोलर न्यूक्लिया बैठी हुई है ना पास पास, उनमें जाता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब क्या होता है फिर आगे कि भैया ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ये सिनगैमी हो गई। ट्रिपल फ्यूजन बनने के बाद ये जो न्यूक्लियस बनेगा 3n ट्रिपलॉइड नेचर का बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जायगोट बनेगा 2n नेचर का, प्राइमरी एंडो जायगोट बनेगा 2n नेचर का। समझ में आएगा ये बात। फिर जाके सेल डिजाइन होना चालू हो जाएंगी, एंटीपोडल सेल डिजाइन होना चालू हो जाएंगे, इस तरीके से आपका डी जनरेशन चालू हो जाएगा। और जो सेल होगी ना, ये वाली सेल जो होगी इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाएगी, जो सेल है ना ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाएगी, इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो देखो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनेलियर्स, दोनों सिनेलियर्स में एंटर करता है, एक में एंटर करेगा, पोलन ट्यूब रिलीज करता है टू मेल गैमेट को इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनेलियड, ठीक है। एक मेल गैमेट तो मूव करता है टू द एक्स सेल, फ्यूज करता है न्यूक्लियस के साथ ताकि सिनगैमी हो पाए। इससे क्या बन पाए, डिप्लॉइड सेल बन पाए, जायगोट बन पाए। जायगोट 2n नेचर का होता है, बता रखा है। दूसरा मेल गैमेट मूव करता है टू पोलर न्यूक्लियाई में जो लोकेट होते हैं सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेल के अंदर, और फ्यूज करते हैं ताकि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन पाए, इसे हम बोलते हैं पैन। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, वो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसी वजह से ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन सिनगैमी एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, दोनों ही आपके सिनगैमी और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो तो आपके एम्ब्रियो सैक में होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो ये इवेंट है कौन से, सिनगैमी वाले और ट्रिपल फ्यूजन वाले। एक इवेंट जो यूनिक होता है फ्लावरिंग प्लांट में, ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला जो इवेंट होता है वो यूनिक होता है फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर्स होते हैं। अब ये सेंट्रल सेल डेवलप होती है ना, फिर ये बाद में ट्रिपल फ्यूजन के बाद इसी सेंट्रल सेल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाके एंडोस्पर्म बनाती है और ये जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो उस पर प्रोडक्ट्स कौन से मिल रहे हैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन से, एक तो जायगोट मिला, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना। अब जायगोट आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो आगे चल के बनाएगी एंडोस्पर्म बनाएगी। इस तरीके से आपके मिल रहे हैं, ये वाली बात है ना, ये वाली बात है इस तरीके से। तो ये आपके प्रोडक्ट मिल रहे हैं कौन सा, जायगोट और पीईसी। तो जायगोट और पीईसी क्या होते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के। क्वेश्चन आ गया कि प्रोडक्ट्स क्या डबल फर्टिलाइजेशन के, तो जायगोट मिल रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मिल रही है, न्यूक्लियस नहीं मिल रहा, सेल मिल रही है। ये डायग्राम 100% आया था 2024 के उसमें आया था, सीबीएसई में देखोगे तो 2024 में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, 2024 में मिला था ये, है ना, पेपर हुआ था 2024 का, उसमें लिखा था। तो ये आपको डायग्राम याद करना पड़ेगा, एक एक लेबलिंग याद कर लेना, लेबलिंग तो सबकी याद कर लेना। लेबलिंग तो है कि ये सेल डिजेनेट हो रहे हैं, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स डिजेनेट हो रही हैं इस तरीके से, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये वो जो सेल होगी जिसमें न्यूक्लियस होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोल दिया। फिर जायगोट, फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे आगे हो रहा है, बात करता हूँ कैसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो कैसे बना है, देखेंगे इस चीज़ को। पहले देखो ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जायगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये पेन दिखा रहा है और जायगोट दिखा रहा है, ये जायगोट है और ये पेन है। स्टेजेस, ठीक है, इस तरीके से ये तो आपका दो स्टैंडर्ड हो गए, ये स्टैंडर्ड हो गए, और एक्सेल जो थी वो क्या बनाएगी, जायगोट बन गई। अब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेज है डाइकोट के अंदर, ठीक है, ये वाली बात है, ये जो चल रहे हैं ना ये वाले, ये सब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेज हैं। अब आगे पढ़ेंगे इनको स्टेजेस को ध्यान से पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आगे दिखाता हूँ आपको इन चीज़ों को। पहले देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट के बारे में। तो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, इवेंट और एंडोस्पर्म बनना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट चालू हो जाता है। मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओव्यूल तो सीड में बनना चालू हो जाता है, ओवरी जो है हमारी फ्रूट में बदलना चालू हो जाती है। ये कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं कि ओव्यूल का सीड में बदलेगा, ओवरी फ्रूट में बदलेगी, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो बनेगा वो बनेगा एंडोस्पर्म में, आपका जायगोट बदलेगा एम्ब्रियो में, इस तरीके से। अब क्या होता है एंडोस्पर्म, पहले होता है एंडोस्पर्म, क्या होता है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म बन जाता है। ऐसा कैसे,
क्योंकि भैया एंडोस्पर्म क्यों हमें पहले बन जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद, भैया एम्ब्रियो को कहाँ से खाना पीना कहाँ से मिलेगा, भैया एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले बन जाता है। क्यों बन जाता है, इसका आंसर, इसका क्वेश्चन बहुत बार आया सीबीएसई में। इसलिए बन जाता है क्योंकि एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो जायगोट से एम्ब्रियो जो बन रहा है ना, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है कौन, आपका एंडोस्पर्म। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली फ्रॉम ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ये जो 3 बना देती है टिश्यू के सेल्स, जो सेल्स टिश्यू होते हैं फिल्ड विद रिजल्ट फूड मटेरियल यूज फॉर न्यूट्रिशन और डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस तरीके से the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise of free nuclei। अब इन टिश्यू की जो सेल्स होती हैं और फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल से भरी जाती हैं, है ना, और यूज़ होती हैं, ये जो टिश्यू वो यूज़ करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में। इन द मोस्ट कॉमन टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन करता है ताकि फ्री न्यूक्लियर राइज करता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, द स्टेज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। फिर जाके जब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है तब जाके सेल वॉल फॉर्मेशन चालू होता है, एंडोस्पर्म क्या बन जाता है, सेलर बन जाता है। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई सेलुलराइजेशन से पहले तो वेरी करते हैं, ग्रेटली वेरी करते हैं इस तरीके से। अब इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल देखा, कोकोनट जो वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आएगा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कोकोनट का। तो इसमें आपका ध्यान रखना कि आपका जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना वो कोकोनट वाटर है, ठीक है। कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जिसमें हजारों न्यूक्लियस हैं, लेकिन आपका जो भाग के जो कर्नल होता है ना वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो उसमें 2 तरह के एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। तो मैं बता रखा है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में कि इस तरीके से एंडोस्पर्म डेवलपमेंट चलता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन करेगा अपने पास, है ना। न्यूक्लियर डिवीजन किया इसने, फिर न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद क्या होगा, सेल बनना चालू हो जाएंगे। देखो सेल बनना चालू हो गए इस तरीके से, ये वाली बात है। तो ये आपका ये बन गया, आपका बाहर की तरफ बन गया सेलुलर एंडोस्पर्म और अंदर की तरफ बन गया क्या, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया। तो कोकोनट मिल्क जो होता है ना, ये कोकोनट का मिल्क बेसिकली वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। कोकोनट वाटर जो पीते हैं ना, मिल्क वगैरह, वाटर बोलते हैं, कोई मिल्क बोलता है। तो इस तरीके से, और बाहर की तरफ जो व्हाइट कर्नल होता है वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, पूछा जाता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इस तरीके से पूरा पूछा जाता है कंडीशंस में, ठीक है। वही वाली बात है कि द प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड रिपीटेडली फ्रॉम ट्रिपलॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है, ठीक है, ये वाली बात है। और वो आपका एंडोस्पर्म है, इसका मतलब क्या होता है, 3 नेचर का ही होता है, ठीक है। कोई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बना रही है तो ये 3 नेचर का ही है। टिश्यू की सेल्स फिल होती है रिजर्व मटेरियल से, वो ये जो एंडोस्पर्म की जो सेल होती है ना वो रिजर्व मटेरियल से या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। वो कॉमन टाइप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन चलता है, फिर सेलुलाइजेशन होता है, फिर पहले तो न्यूक्लियर डेवलपमेंट चलता है, फिर सेलुलर बनता है। इस तरीके से आपका होता है। कोकोनट वाटर का एग्जाम्पल दे रखा है। और एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, बच्चे से इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, इस लाइन को, कि एंडोस्पर्म जो है या तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो सकता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, या वो परसिस्ट हो सकता है मैच्योर स्टेट में। तो ये इसके एग्जांपल आए। तो एंडोस्पर्म जैसा कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उस वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लिया उसने, कंज्यूम कर लिया। तो कुछ में होता है पी में, ग्राउंड नट में, बीन में, इनमें तो एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, पूरा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन किसी में एंडोस्पर्म जो है बचा रह जाता है, एग्जाम्पल कैस्टर में या कोकोनट में, इसमें आपका एंडोस्पर्म जो है बचा रह जाता है। इस तरीके से आपका हो जाता है, ठीक है, ये तरीके से। अब ये यूज़ आप कर सकते हो सीड जर्मिनेशन, स्प्रेड ओपन सम सीड, कैस्टर, पीस, बीन्स के देखोगे एंडोस्पर्म आप अलग अलग देखना कि वीट में, राइस में है एंडोस्पर्म नहीं है। इस तरीके से आप बहुत सारे देख सकते हो। आपको याद करना है कि एंडोस्पर्म किस में नहीं होता और किस में होता है। जिसमें नहीं होता है एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो पी में, ग्राउंडनट में, जो बीन्स होती है अपने पास, और किस में आपका परसिस्ट रहता है, कैस्टर में, कोकोनट में, वो एंडोस्पर्म बचा रहता है। इस तरीके से एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो डेवलप एज अ माइक्रोपाइलर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइल वाले रीजन में ही आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे जायगोट बनता है। तो जायगोट से एम्ब्रियो बना है, तो जायगोट को माइक्रोपाइल रीजन में है, तो जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो माइक्रोपाइल रीजन में डेवलपमेंट होगा। ज़्यादा जायगोट डिवाइड करते हैं ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। जब एंडोस्पर्म बन जाता है ना, तो एंडोस्पर्म बन गया तब जाके जायगोट एम्ब्रियो में डिवाइड करते हैं। ऐसे नहीं, पहले तो एंडोस्पर्म बनता है जब जाके जायगोट डिवाइड करते हैं, क्योंकि जायगोट को डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, तो वो ले लेता है, ठीक है, ये वाली बात है। अडेप्टेशन टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, न्यूट्रिशन तो सीड डिफर ग्रेटली, सीड अलग अलग होते हैं। जो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि अर्ली स्टेज जो होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी
एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, तो मोनोकॉट में डायकॉट में जो अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की वो सेम ही होती है सब में। कैसे, वो कौन सी स्टेज, जो स्टेज जो एम्ब्रियोजेनी की इन डायकॉट एम्ब्रियो चाहे डायकॉट एम्ब्रियो के हो, ठीक है, जो अर्ली स्टेज है ना सब में अलग अलग होती है, सीड तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अर्ली एम्ब्रियोजेनी है ना वो मोनोकॉट में डायकॉट में सेम होती है। और इस तरीके से होता है कि स्टेज जो है एम्ब्रियोजेनी की डायकॉट में, ये आपका जो डायकॉट में दिखा रखा है, लेकिन मोनोकॉट में भी एम्ब्रियोजेनी सेम टू सेम इस तरीके से चलती है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है एनसीईआरटी की, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है कि जायगोट पहले क्या बनाता है, प्रो एम्ब्रियो बना लेता है, फर्स्ट प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। बस एनसीईआरटी में इतना दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए मैं बताता हूँ। पहले जायगोट बनता है, ठीक है, फिर ये आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है, ठीक है, ये आपका इस तरीके से ये आपका डायग्राम है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है, ये वाली बात है। अब देखो होता क्या है कि एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ते हैं, एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनी होता क्या है, जायगोट है, जायगोट अपने को डिवाइड कर लेता है दो सेल्स में, तो एपिकल सेल और एक बेसल सेल। ये एपिकल वाली सेल या टर्मिनल सेल जिसे बोलते हैं छोटी होती है, और बेसल सेल जो होती है बड़ी होती है थोड़ी सी। अब होता क्या है, तो मैं जूम कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये वाली बात है, होगा वो दिख रहा होगा इस तरीके से, है ना, ये थोड़ा डायग्राम छोटा कर लेता हूँ अपने। थोड़ा कर लेता हूँ सर, ताकि आपको दिख पाए, ठीक है। मैं लेता हूँ वीडियो को तो दिख पाए आपको। तो अब देखो होता क्या है कि आप क्या होता है आगे कि आपके जो एंडोस्पर्म है ना उस तरीके से अब चलता है यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस समझा रहा हूँ, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, इस तरीके से कि भैया एम्ब्रियोजेनेसिस होता कैसे कि एपिकल सेल है, यहाँ पे फिर टू सेल बनती है स्टेज, जिसे टू सेल स्टेज बोलते हैं, सस्पेंसर बनता है, सस्पेंसर बनने के बाद यहाँ पे बनता है क्वाड्रेंट बनता है, क्वाड्रेंट फोर सेल स्टेज सस्पेंसर, फिर ऑक्टेंट है, सस्पेंसर है, इस तरीके से, फिर ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है सस्पेंसर, ये आपका हॉस्टोरिया होता है इस तरीके से, एपिडर्मिस हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो ये आपका इस तरीके से बनते हैं और आपके लास्ट में जाके मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, वो माइक्रोपायर एंड पे इस तरीके से माइक्रोपायर एंड मैच्योर एम्ब्रियो बन चुका होता है। ये आपका डायग्राम है कैसे आपका बनता है, पहले तो प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर जाके आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद आपका पहले तो टू सेल स्टेज, फिर फोर सेल स्टेज, फिर एट सेल स्टेज आती है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। इस तरीके से आपका एम्ब्रियोजेनेसिस चलता है, क्या चलता है, एम्ब्रियोजेनेसिस चलता है इस तरीके से आपका। तो ये वाली बात है अपने पास, एम्ब्रियोजेनेसिस चलता है इस तरीके से आपका, ये वाली बात है। अब देखो ये कंडीशंस हो जाती हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। वीडियो है मैं वो कर लेता हूँ। ये वाली बात है अपने पास आपकी, ठीक है, तो ये वाली बात है आपके पास। और फिर आगे पढ़ते हैं कि डायकॉट एम्ब्रियो जो है इसमें आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, टू कॉटलेडन्स होते हैं, पोर्शन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव उसे एपिकोटाइल बोलते हैं, जो टर्मिनेट होती है प्लूमियस टाइप की टेप होती है, फिर सिलेंड्रिकल आपका ब्लू रीजन हाइपोकोटाइल कहलाता है, ये रेडिकल। तो इस चीज़ को समझाने के मैं समझाता हूँ कैसे आपका समझा रखा है मैंने, इस चीज़ को समझा रखा है आपके उसमें पोर्शन में कि कैसे आपका होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका। तो आपका ऐसे होता है कि यहाँ पे आपका मोनोकोट वाला है, डाइकोट वाला है, ये समझाने के डायग्राम बनाना मत ये, क्योंकि आपका डायग्राम अलग दे रखा है, समझाने के लिए जस्ट ये कि
ये आपका जो है ना मोनोकॉट में एक कॉटोडेन होता है, जैसे हम बोलते हैं स्कूटेलम बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। इसके ऊपर वाले रीजन को तो बोलते हैं एपिकोटाइल, नीचे वाले रीजन को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अब एपिकोटाइल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे प्लिम्यूल बोलते हैं, जो स्टेम की टिप होती है। इसके ऊपर जो होता है कोलियोप्टाइल होता है मोनोकॉट में, मोनोकॉट की बात कर रहा हूँ मैं। और रूट कैप यहाँ पे इसे बोलते हैं, रूट की टाइप को रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल कवर रहती है रूट कैप से, दोनों मोनोकॉट में भी डाइकॉट में भी। ठीक है, यहाँ पे कोलियोराइजा आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए डाइकॉट में क्या होता है, दो कॉर्डिनेट्स होते हैं, वो उसमें क्या सेम है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा नहीं होता, और सब सेम है इसमें। कि रेडिकल होता है, रूट कैप होता है, हाइपोकोटाइल होता है, दो कॉर्डिनेट्स होते हैं, बस उसमें कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा नहीं मिलेंगे, मोनोकॉट में मिलते हैं। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा आपको सिर्फ मोनोकॉट प्लांट में मिलते हैं। तो मोनोकॉट में आपका खाली एक कॉर्डिनेट होता है। ग्रास फैमिली जो है कॉटेडन को स्कॉटेलम बोलते हैं, सिचुएटेड बाय द वन साइड। लोअर एंड पे एमिनो एसिड्स हैव रेडिकल रूट कैप, जो इसमें एक अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है, कोलोराइजा। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड को कोलोराइजा बोलते हैं। और एमिनो एसिड्स के ऊपर वाला रीजन जो है एपिकोटाइल में शूट अपेक्स होता है, और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, इनको होते हैं हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर में से बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो ऊपर वाले रीजन को कोलियोप्टाइल बोलते हैं, नीचे वाले रीजन रेडिकल कवर करता है, अनडिफरेंशिएटेड शीट होती है, उसे बोलते हैं कोलियोराइजा बोलते हैं। कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल आपका हो गया। अब आपका ये वाला रीजन दे रखा है कि आपका ऊपर वाला डाइकॉट एम्ब्रियो दे रखा है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था आपके उसमें, सीबीएसई बोर्ड में भी आया था डायग्राम वाला। सीबीएसई बोर्ड में डायग्राम आया था ये वाला कि कैसे था। प्लिम्यूल की बात कर लेते हैं। प्लिम्यूल वाला रीजन है, ये आपको जो दिख रहे हैं कॉटोडेंस दिख रहे हैं, ये आपका हाइपोकोटाइल वाला रीजन है इस तरीके से। ये रेडिकल है, ये रूट कैप है इस तरीके से आपका, है ना। और ये देखें तो आपका एक तरीके से लेटरल सेक्शन जो है किसका, आपका एम्ब्रियो का ग्रास का, तो आपका ये वाला रीजन जो है स्कूटेलम का है, ये वाला रीजन कोलियोप्टाइल का है, ये शूट अपेक्स है, और ये आपका एपीब्लास्ट है इस तरीके से। तो ये आपका डायग्राम लेवल करने को आ सकते हैं कि रेडिकल रूट कैप है, कोलियोराइजा है, वो रूट कैप के ही नीचे कोलियोराइजा है, रेडिकल रूट कैप कोलियोराइजा। ऐसे यहाँ पे देखोगे शूट अपेक्स है, तो उसके ऊपर ही क्या है, कोलियोप्टाइल है। ठीक है, तो ऊपर कोलियोप्टाइल होता है, और फिर ये कॉटोडेन जो है स्कूटेलम है, और ये एपीब्लास्ट है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका आपका डायग्राम आ सकता है। एक डायग्राम ऊपर भी दे रखा था ये वाला, तो ये भी आपका आ सकता है कि जायगोट है, फिर ग्लोबल एम्ब्रियो है, हर्चर एम्ब्रियो है। इन सेल्स को हम बोलते हैं सस्पेंसर दे रखा है, सस्पेंसर सेल्स हैं, ये भी सस्पेंसर सेल्स हैं। तो इस तरीके से आपका एक तरीके डाइकॉट, ये वाला डाइकॉट वाला रीजन है, ये दो कॉटोडेंस दिख रहे हैं डाइकॉट में, ये बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम यही है। जो डायग्राम ये वाला नीचे दिखा रखा था ये वाला, ये सेम टू सेम ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये दो कॉटोडेंस है, फिर ये प्लूमर वाला पोर्शन ये है, और रेडिकल वाला पोर्शन ये वाला है। ठीक है, इस तरीके से आगे हम पढ़ते हैं। तो सीड रह गया आपका, सीड थोड़ा सा टाइम लगेगा सीड में। सीड में बहुत अच्छा पोर्शन दे रखा है आपका, सीड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलते हैं सीड को हम। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इस तरीके से। तो ये आपका कंडीशन है, हाँ मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा, है ना, ये वाली बात है। अब होता क्या है कि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जूम करके देख लेता हूँ कि आ रहा है नहीं आ रहा, तो आ रहा है आपका, दिख रहा है। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है आपका, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसमें सीड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन का, इस तरीके से। अब होता क्या है, इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट्स, है ना। टिपिकली सीड कॉर्ड, कॉटोडेंस, एम्ब्रियो एक्सेस। कॉटोडेंस ऑफ एम्ब्रियो और सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक होते हैं, स्वॉलन होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व जैसे लेग्यूम में आपके। तो आपके मैच्योर सीड भी दो तरीके के होते हैं, तो नॉन एल्बुमिनस होते हैं, एल्बुमिनस एक्स एल्बुमिनस होते हैं। नॉन एल्बुमिनस को एक्स एल्बुमिनस बोलते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड वो होते हैं जिनमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बसता, वो नॉन एल्बुमिनस होते हैं। एग्जांपल देखें तो जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद पूरा का पूरा जो आपका एंडोस्पर्म है वो आपका कंज्यूम हो जाता है। एग्जांपल देखें तो पी हो गया, ग्राउंडनट हो गए, बीन्स हो गए, ये एग्जांपल दे रखे हैं। और कुछ में क्या होता है, एंडोस्पर्म रिटेन रह जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता, जैसे आपका कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, है ना, वीट, मेज, बार्ले, ये भी एग्जांपल दे रखे हैं। तो 5-6 एग्जांपल हो गए एल्बुमिनस के। तो लेकिन कुछ सीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे कॉम्पिटिशन में जरूर सवाल आएगा। ब्लैक पीपर में और बीट में रिमनेंट ऑफ न्यूसेलस बच जाते हैं, और इसी रेगुलर परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम बोलते हैं पेरीस्पर्म। जो ये बचा हुआ न्यूसेलस है ना, उसे कुछ सीड्स में क्या होता है, जो न्यूसेलस के रिमनेंट हैं वो बच जाते हैं, और इसी रिमनेंट को हम बोलते हैं क्या, पेरीस्पर्म बोलते हैं। पेरीस्पर्म सीड्स का एग्जाम्पल याद कर लेना, ब्लैक पीपर और बीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल्स के इंटेगुमेंट हार्ड हो जाते हैं, स्टफ प्रोटेक्टेड सीड कोट बन जाते हैं। ये ओव्यूल्स के इंटेगुमेंट है ना, आउटर इंटेगुमेंट, तो ये जाके सीड कोट बन जाते हैं। माइक्रोपाइल रिमेन्स ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, माइक्रोपाइल सीड कोट में छोटा सा पोर की तरह काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोपाइल का फंक्शन, कि माइक्रोपाइल करता क्या है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन वाटर इनटू द सीड। सीड के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है, सीड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, माइक्रोपाइल रीजन से आ रही है जर्मिनेशन के दौरान।
जब सीड मैच्योर होता है तो पानी का कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगता है, सीड जो है वो ड्राई होने लगता है, 10 से 15% मॉइस्चर लूज़ कर लेता है, मास इतने परसेंट मॉइस्चर लूज़ कर लेता है। साइंटिस्ट डाटा निकाला है ये वाला। जनरल मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग जाती है, एम्ब्रियो जो है अपने इनएक्टिविटी वाले स्टेज में चले जाता है, इस स्टेज को बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी होता है क्या कि जब सीड सूखने लगता है ना, पानी का कंटेंट धीरे सीड में मैच्योर होता है, पानी का कंटेंट कम होता जाता है, तो सीड सूखने लग जाते हैं, तो इससे क्या होता है मेटाबॉलिज्म कम होने लग जाता है और एम्ब्रियो जो है अपने इनएक्टिविटी वाला स्टेट डोरमेंट हो जाता है, ठीक है। एक फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल हो जाते हैं तो मेजरमेंट हो जाते हैं, एडुकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर। और इसी चीज़ का डोरमेंसी का फ़ायदा प्लांट फार्मर्स उड़ाते हैं। फार्मर्स कैसे उठाते हैं डोरमेंसी का फ़ायदा आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे वो सीड बैंक बना लेते हैं, इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे, ये वाली बात है। ओव्यूल सीड मैच होता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है, और ये ओव्यूल का सीड बदलना और ओवरी का फ्रूट बदलना, ये सब चीज़ साइमल्टेनियस चलती है। ओवरी की बॉल देखें तो उसमें फ्रूट की बॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। द फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है, गुआवा ऑरेंज खाया होगा आपने, गुआवा ऑरेंज मैंगो फ्लैशी होते हैं फ्रूट ये, और ड्राई भी होते हैं, मूंगफली, ग्राउंडनट, मस्टर्ड वगैरह भी होती हैं। कुछ फ्रूट जो होते हैं वो सीड के डिस्पर्सल के लिए मेथड अपनाते हैं, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा फ्रूट के डिस्पर्सल के की क्लासिफिकेशन अर्लियर क्लास में पढ़ी होगी, कैसे डिस्पर्सल होता है, ये वाली बात है ना, ये वाली बात है इस तरीके से। इन मोस्ट प्लांट में क्या होता है, बाय टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोर पार्ट डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ, ठीक है। जिस टाइम फ्रूट जो है डेवलप होता है ओवरी से, तो दूसरे फ्लोर पार्ट डिजेनरेट हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ देखें, फ्यू स्पीशीज़ में, एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैशू में, ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार आया है, फास्ट फ्रूट के एग्जाम बताइए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फास्ट फ्रूट तो यही है कौन, एप्पल, कैशू, स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इसमें थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्रूट बनाने में। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जिसमें ओवरीज डेवलप होते हैं, वो ट्रू फ्रूट होते हैं, बल्कि ओवरी के अलावा जो भी पार्ट से डेवलप हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्या, फास्ट फ्रूट। फ्रूट ओवर डेवलप होता है, लेकिन जब दूसरे फ्लोवर डिजेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में क्या होता है थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन को, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। मतलब अदर फ्लोवर पार्ट्स अदर देन ओवरी अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रूट बनाने में तो उसे फास्ट फ्रूट बोल रहे हैं। ज़्यादा फ्रूट जो ओवर डेवलप होते हैं ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ऑल दो इन मोस्ट स्पीशीज फ्रूट आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फर्टिलाइजेशन रिजल्ट होता है। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है आपके जो इस तरीके से, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है आगे आएगा, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है फ्रूट डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन बनाई, ये इन फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप हो जाते हैं। भाई फर्टिलाइजेशन के एंड पार्ट्स होते हैं, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, लेकिन कुछ में जो है फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप हो जाते हैं, इसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। बनाना एक एग्जाम्पल है, पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम होता है बनाना, लेकिन पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी कर सकते हैं तो एप्लीकेशन ग्रोथ हार्मोन्स एज सच फ्रूट्स आर सीडलेस, और ये फ्रूट सीडलेस होते हैं। कुछ ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ेंगे आपने, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इनका आगे काम आएगा जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में ग्रोथ हार्मोन्स, तो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी कर सकते हैं थ्रू दीज हार्मोन्स, हार्मोन्स के थ्रू इंड्यूस भी कर सकते हैं पार्थेनोकार्पी को, ठीक है, ये वाली बात है। तो पार्थेनोकार्पी का मतलब ये होता है कि फ्रूट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें जो फ्रूट होते हैं, जो फ्रूट सीडलेस होते हैं, सीड तो होता है नहीं इन फ्रूट्स में, इस तरीके से आपका ये इस तरीके से डायग्राम भी दे रखे हैं आपके, जैसे आपके कॉटलेडन्स हैं ये, और ये रीजन जो है माइक्रोपाइल, लेबलिंग करने को डायग्राम आ सकते हैं, ये वाली बात है। ये वाला रीजन जो है हाइपोकोटाइल की रूट एक्सेस हैं, ठीक है, हाइपोकोटाइल पढ़ी होंगी आपने। ये आपके कॉटलेडन्स हैं, ये आपका एंडोसोम, वो एंडोसोम बचा हुआ है पूरा, इससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, सीड कोट बाहर है, ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टम दिखा रखा है, ये रूट की टिप दिखा रखी है ना, ये वाली बात है। ये डायग्राम तो आपकी क्लास 11 में भी था, पढ़ी होगी अपनी क्लास 11 तो, ये वाला डायग्राम था कि आपका पेरिकार्प, ऊपर वाले एरिया को पेरिकार्प बोलते हैं, फिर अंदर एंडोस्पर्म बचा है, ये वाला जो स्कूटेलम कहलाएगा, कॉटलेडन जो है, फिर ये जो आपका रेडिकल के नीचे कोलिराइजा है, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल है, तो कौन सा है, मोनोकॉट, डायकॉट, मोनोकॉट ही होगा, कोलियोप्टाइल कोलिराइजा आ गया तो। और ये सील कॉट है, ये कॉटलेडन है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, हाइपोकोटाल की रूट एक्सेस है, ये रूट की टिप है आपकी, एंडोस्पर्म बचा है, तो ये कुछ में एंडोस्पर्म बचा है, कुछ में एंडोस्पर्म बचा है, ठीक है, इस तरीके से। आपकी ये वाली स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ये थैलीमस है, ये एक्ने है, अगर लेवल करने को आ सकते हैं क्योंकि आप जो जिस लेवल का एग्जाम बनना है ना उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, लेवलिंग करने को आ गया, सेव का डायग्राम दे दिया, ये क्या है, बच्चों को कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सीड है, ये थैलीमस है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला ये एंडोकार्प है, ये मीजोकार्प है, तो ये लेवलिंग करने को आ सकते हैं, ध्यान समझना। पेरिकार्प कौन सा है, एंडोकार्प, 3 मॉडल होती है फ्रूट की, पेरिकार्प, फिर अंदर मीजोकार्प, फिर एंडोकार्प, किसी मीजोकार्प फ्लैशी होता है, सबका खाया होगा आपने, अगर मैंगो चलेंगे बहुत मजा आएंगे मैंगो खाने में, उसमें वीडियो का बहुत ही फ्लैशी होता है, ये वजह है। अब सीड क्या होते हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं एंजियोस्पर्म से। अगर इसका क्वेश्चन आया ना, ये वाला बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बच्चे ये वाला जो पार्ट पढ़ते हैं ना, ये वाला एनसीईआरटी का, बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस वाले पार्ट को,
बच्चे पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट एपोमिक्स से पॉलीमरेज पढ़ते हैं। पढ़ तो लो इस चीज़ को। सीड एडवांटेज करता है एंजियोस्पर्म में। पहला एडवांटेज क्या है, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, पॉलिनेशन हो गया या फर्टिलाइजेशन हो गया, ये पानी पे डिपेंड नहीं करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है पानी पे डिपेंड नहीं करते, सीड फॉर्मेशन ज़्यादा डिपेंड करता है पानी पे। इस तरीके से ये आपका पहला आपका वो हो गया, एक तरीके से सीड के एडवांटेज होते हैं एंजियोस्पर्म्स के लिए। ऑल्सो सीड एक तरीके से बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजी अपनाते हैं फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, मतलब नए हैबिटेट के पे डिस्पर्सल करने के लिए सीड्स अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और हेल्प करते हैं स्पीशीज़ को हेल्प करते हैं ताकि वो क्या हो सकते हैं, कोलोनाइज हो सके, अलग अदर एरियाज में कोलोनाइज हो सके, इसी वजह से वो अलग अपनाते हैं इस तरीके से। तीसरा जो है, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग आर नरिश अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सफिशिएंट फूड रिजर्व होते हैं, इसी वजह से यंग सीडलिंग को नरिश करते हैं, तब तक वो कैपेबल नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो, हार्ड सीड कोट जो है वो यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एंड दे लीड टू वेरिएशंस, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं, इसी वजह से ये नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस या कॉम्बिनेशंस या वेरिएशंस शो करते हैं। इस तरीके से आपके इस तरीके से एक एडवांटेज हो गया कि ये सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल, सीड बेटर एडजस्टेड डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स, स्पीशीज़ को हेल्प करते हैं कोलोनाइज करने में दूसरे एरियाज़ के लिए, और फर्दर सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, यंग सीडलिंग को नरिश कर सकते हैं जब तक फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल नहीं हो जाते, है ना। हार्ड सीड को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, ये वाली बात है। बीइंग ये नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन से वेरिएशन हो सकते हैं। इसमें बहुत बढ़िया चीज़ रखी है ये वाला कि भैया फार्मर्स कैसे डोरमेंसी का यूज़ करते हैं एडवांटेज के तौर पे। ये एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन आया था कि फार्मर्स जो हैं कैसे डोरमेंसी का इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठाते हैं, ये आपका लाइन दे रखी है। होता क्या है, सीड जो है वो बेस से एग्रीकल्चर का जो भी खेती हो रही है उसका सीड बीज नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगी खेती। डिहाइड्रेशन होना, डोरमेंसी होना आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज सीड्स। सीड की प्रॉपर्टी होती है कि मैच्योर जब सीड हो जाता है तो पानी लूज करता है, डोरमेंसी वाला स्टेज में हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, विच कैन बी यूज एज फूड थ्रू आउट द ईयर। अब जब ये डोरमेंट सीड जो है ना उन्हें फूड को यूज़ कर सकते हैं पूरे साल में। ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन, मतलब उन डोरमेंट सीड्स को आप रख लो घर पे और फिर दूसरे सीजन उगा दो, तो ये वाली बात है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स और सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन कैन बी स्टोर। क्या आप एग्रीकल्चर इमेजिन कर सकते हो सीड्स के एब्सेंस में या सीड्स की प्रेजेंस में विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन, इन्हें स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टोर ये प्रॉपर्टी बनाती है, सीड के अंदर प्रॉपर्टी होती है डोरमेंसी की, इसी वजह से हम अगली साल अगर मैं वो क्रॉप रेज नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट सीजन में हम क्रॉप रेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिख रहा है एनसीईआरटी में कि डोरमेंट सीड भी काम करने लग जाते हैं अगर उन्हें एडुकेट मॉइस्चर मिलता है, ठीक है, टेम्परेचर मिल जाता है, इस तरीके से। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम सीड बैंक बनते हैं ना, तो उसमें डोरमेंसी इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके बनाते हैं, क्योंकि जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी है इसमें एनसीईआरटी में कि हाउ लॉन्ग डू, जैसे पोलन गेंस की वायबिलिटी थी ना, ऐसी सीड की भी क्या होती है, वायबिलिटी होती है। सीड रिमेन अलाइव आफ्टर डिस्पर्स होने के बाद, डिस्पर्स के टेक्निक होते हैं, कुछ विंड के थ्रू होते हैं, कुछ वाटर के थ्रू होते हैं। पोलन गेंस होते हैं ना वैसे होते हैं, विंड वाटर कुछ आपके एनिमल के थ्रू होते हैं, है ना, ये वाली बात है। ये पीरियड अगेन वेरीगेटिव, इसका पीरियड भी अलग अलग होता है। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, सीड अपनी वायबिलिटी लूज कर लेते हैं विद इन अ फ्यू मंथ, भाई कुछ वायबिलिटी लूज कर लेते हैं महीनों में ही, लेकिन ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं वो के सीड बहुत सालों सेवरल ईयर्स तक रहते हैं। कुछ सीड तो आपके 100 ऑफ ईयर्स तक रह जाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, रिकॉर्ड दे रखा है, दो एग्जांपल दे रखे हैं आपके। एक तो आपका ओल्डेस्ट दे रखा है ल्यूपाइन नाम का, ल्यूपाइनस आर्कटिकस, जो एग्जीक्यूट किया गया था आर्कटिक तंद्रा से, मतलब निकाला गया था। आर्कटिक तंद्रा स्टेट है, मतलब एक जगह है, वहाँ से ये निकाला गया था ल्यूपाइनस आर्कटिकस। उसकी डोरमेंसी जो थी ना वो 10,000 साल की डोरमेंसी थी। सोच सकते हो, सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर आफ्टर, मतलब सीड को जर्मिनेट किया गया और फ्लावर किया गया, 10,000 साल की डोरमेंसी थी। वह जितनी ज़्यादा डोरमेंसी होगी ना उतनी ज़्यादा उसे स्टोर कर सकते हैं, समझ में आ गया, मतलब जितनी ज़्यादा उसकी डोरमेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसे स्टोर कर सकते हैं। मतलब उस सीड को मैंने अगर 10,000 साल रख दिया और फिर उगाया तो मैं उगा सकता हूँ सीड को, समझ में आएगा। रिसेंट रिकॉर्ड जो है वो रिसेंट रिकॉर्ड किसका था, 2000 साल का, ओल्ड वायबल सीड ऑफ डेट पाल्म फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ये इसका वो दे रखा है साइंटिफिक नेम डेट पाल्म का, फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। तो रिसेंट रिकॉर्ड है 2000 साल का वियाबल सीड मिला था हमें 2000 ईयर्स का। किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन चला था किंग हेरोल्ड पैलेस पे, डेड सी के पास जो किंग हेरोल्ड पैलेस है वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन किया था, मतलब रिसर्च करी थी कि क्या क्या चीज़ हो सकती है, खुदाई करते हैं ना बराबर, डिस्कवरी में आते हैं कुछ लोग आते हैं, तो उन्होंने
किया था। 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, फोइनिक्स जटाइलिफेरा। ल्यूपाइनस आर्क्टिकस की 10,000 साल की डोरमेंसी है और फोइनिक्स की 2,000 साल की है। समझ में आएगा, ये वियाबिलिटी दे रखी है डोरमेंसी स्टेज, इस तरीके से याद है। हाँ, attempting to comprehend the enormous complexity of some flowing problem, asking the following: how many eggs are present in embryo sac? How many eggs are present in ovule? How many ovules are present in ovary? How many ovules are in the apical form? How many flowers are present on tree? And so on. ये हम आंसर दे सकते हैं। Can you think of some plant in which fruit contain very large number of seed? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं? इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में एग्जांपल, ऑर्किड फ्रूट आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड ऑफ टिनी सीड्स, कि कुछ फ्रूट में क्या होता है, हजारों सीड होते हैं, जो ऑर्किड फ्रूट हो गए। सिमिलर इन द केस इन फ्रूट ऑफ सम पैरासाइटिक स्पीशीज जैसे ओरोबेंचे, स्ट्राइगा, ये 2 आपके पैरासाइटिक स्पीशीज दे रखी हैं जिनके फ्रूट पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे सीड होते हैं। तो 3 एग्जाम्पल हो गए, ऑर्किड फ्रूट हो गया, ओरोबेंचे, स्ट्राइगा, यहाँ पे पैरासाइटिक फ्रूट्स हैं। टिनी सीड ऑफ फाइकस देखा, हाउ लार्ज ट्री ऑफ फाइकस डेवलप फ्रॉम दैट ऑफ टिनी सीड, एक टिनी सीड से कितना बड़ा ट्री बन जाता है फाइकस का। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस, कितना फाइकस ट्री बनाता है, बिलियंस ऑफ सीड्स बनाता है फाइकस ट्री, इस तरीके से, है ना, ये हो जाता है। यहीं क्यों हो रहा है, हाँ, कितनी बिलियन ऑफ सीड्स बना लेता है फाइकस ट्री, इस तरीके से। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल, क्या इमेजिन कर सकते हो एनी अदर एग्जाम्पल इन विच अ टिनी स्ट्रक्चर सच अ लार्ज बायोमास ओवर द ईयर्स, तो क्या आप कर सकते हो एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब रिसर्च करोगे तो आपको मैं दे रहा हूँ रिसर्च करने के लिए एग्जाम्पल तो खूब सारे हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, उस चीज़ को मैं डिटेल में ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से ये वाली बात है।